बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स के एक टॉपिक की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो क्या है जी, इजराइल हमास वॉर एंड रीजनल पॉलिटिक्स। कि जो इजराइल की और हमास की जो जंग हो रही है, क्या ये जंग जो है वो रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से हो रही है या इसके पीछे जो है वो कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि इजराइल हमास वॉर एंड इंडिया, कि इंडिया जो है वो इस वॉर के अंदर कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस इस टाइम पे बने हुए हैं कि वो अपने आप को बैलेंस जो है वो नहीं कर पा रहा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ये जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, इस पिक्चर को जरा आपने समझना है। आपको याद होगा जब हमने G20 का जो समिट है उसको डिस्कस किया था, जो इंडिया के अंदर हुआ था, तो उसके अंदर ये पिक्चर जो है ये ली गई थी और ये काफ़ी वायरल पिक्चर थी। और क्यों वायरल थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई एक नया कॉरिडोर जो है वो बनने जा रहा है, इंडिया से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से यूरोप जो है ये कॉरिडोर बनेगा। तो इस हवाले से ये पिक्चर ली गई थी कि जो बाइडेन साहब जो हैं इन्होंने फुल टाइम कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे इस कॉरिडोर को जो कि सऊदी अरब के साथ मिलकर इंडिया बनाएगा। ठीक है, तो इसको सपोर्ट किया जाएगा क्योंकि ये किसके अगेंस्ट में होगा, ये BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, तो ये उसके अगेंस्ट में होगा। तो यूएस ने ये कहा था, यानी अमेरिका ने, कि भाई हम फुल सपोर्ट करेंगे, फुल फंडिंग करेंगे और इसको कामयाब करेंगे। इसका मतलब ये था कि उनका मकसद ये था कि जब अगर ये कामयाब होगा, इंडियन कॉरिडोर जिसको सिंपली नाम दिया गया या फिर न्यू स्पाइस रूट का नाम भी दिया गया था, तो ये अगर कामयाब होगा तो इसके मुकाबले में क्या है, BRI है, तो अल्टीमेटली वो नाकाम होगा या वो नीचे जाएगा। तो इस तरह से ये एक अलग से जो है वो प्रॉक्सी वॉर होगी यूएस की और चाइना की। तो इसलिए यहाँ पे जो बाइडेन साहब आपको काफ़ी खुश देखने को मिल रहे हैं, और मोदी साहब आपको पता है कि वो इस टाइम पे बैलेंस का किरदार अदा कर रहे थे यहाँ पे, कि उनके यूएस के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसी तरह से जो अरब वर्ल्ड है उसके साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो यानी कि वेस्ट को और अरब वर्ल्ड को इस टाइम पे मोदी साहब ने हाथ में पकड़ा हुआ है इस टाइम पे। समझ रहे हैं बात को। तो ये पिक्चर जो है इस टाइम पे ये माना जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि शायद ये पिक्चर रिस्पॉन्सिबल है हमास और इजराइल वॉर की। जी हां, ये पिक्चर क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर ये कॉरिडोर बन जाता तो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स डिफरेंट होती। ठीक है, ईरान की और फलस्तीन की पॉलिटिक्स डिफरेंट हो जाती, लेकिन ये कॉरिडोर ना बनने देने के लिए वॉर स्टार्ट की गई है ताकि जो है वो किसी भी सूरत में अरब वर्ल्ड इजराइल को तस्लीम ना कर सके। क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले फलस्तीन के जो कुछ डेलीगेशन है वो भी इजराइल जो किंग साहब है उनसे मिला, यानी जो हमारे शहजादा साहब है फाद बिन सलमान, इनसे मुलाकात की। इसके साथ साथ जो दो डेलीगेशन जो हमने देखे पहली बार हिस्ट्री के अंदर सऊदी अरब आए, वो भी इजराइल के। तो इसका मतलब यही था कि शायद सऊदी अरब कहीं इजराइल को तस्लीम करने जा रहा था। तो शायद वो ज़रूरी भी था। क्यों ज़रूरी था कि अगर ये कॉरिडोर बनना था तो अल्टीमेटली कैसे मुल्क से तो वो कॉरिडोर गुजर नहीं सकता था जहाँ पर जिस मुल्क को माना ही नहीं जा रहा, यानी क्योंकि इसमें सबसे मेजर जो रोल है वो सऊदी अरब का था, अरब वर्ल्ड को इकट्ठा करके उसको साथ मिला के आगे ले जाने में। तो इसलिए यहाँ पे ये वॉर स्टार्ट हुई, इस पिक्चर को इल्जाम दिया जा रहा है। दूसरी साइड पे मोदी साहब का एक ट्वीट है, अगर आप ये ट्वीट देखें तो ये 7 अक्टूबर का है, जिस टाइम पे जो है ये वॉर स्टार्ट हुई। तो उसमें नरेंद्र मोदी साहब जो है इन्होंने क्या ट्वीट किया जी, डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद इजराइल। ठीक है, यहां पे फलस्तीन का कोई नाम नहीं आया एट दिस डिफिकल्ट आर, कि भाई मोदी साहब ने जो है वो 100% अपना पलड़ा, बिल्कुल यानी वही ट्वीट जो जो बाइडेन ने किया इजराइल के हक में 100% उनकी सपोर्ट शो करने के लिए, बिल्कुल मोदी साहब ने भी यहाँ पे 100% जो है वो अपनी सपोर्ट इजराइल को जो है वो शो की और फलस्तीन का नाम तक नहीं लिया। हालांकि इंडिया की जो पॉलिसी है वो काफी बैलेंस रही है, इससे पहले अगर हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करें, आगे हम देखेंगे भी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वन साइडेड एक बयान दिया। वो के बाद में उन्हें जो है वो 12 अक्टूबर को एक नया बयान आया इंडियन जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कि भाई हम चाहते हैं कि फलस्तीन का भी हल निकले, जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया। लेकिन इसका मतलब इंडिया भी यहां पे उसी जगह पे खड़ा है जहां पे यूएस खड़ा है। ठीक है, तो ये हम अगर यहां पे देख रहे हैं इन चीजों को, अब अगर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं तो हमें थोड़ा समझ आएगी कि भाई इंडिया कहां पे खड़ा है और एक्चुअली में ये रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो किसके गिर्द अब इस टाइम पे जो है वो इवॉल्व हो रही है। अब जो कहा यह जा रहा है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इंडिया के अंदर वो स्प्रेड कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जो इस बात को मजीद तकवीत दे रहा है कि जो इंडिया है एक्चुअली में वो कहां पे खड़ा है, वो इजराइल के साथ खड़ा है या अमेरिका के साथ खड़ा है। तो इसलिए इंडिया के लिए भी चैलेंज हो रहा है कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड तो फलस्तीन के साथ खड़ा है, चाहे वो खुल के सपोर्ट नहीं भी कर रहा तब भी, लेकिन अब ऐसे में जो है वो कैसे इस चीज को बैलेंस किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि जो हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज हैं इंडिया के अंदर
वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज जो है वो एंटी मुस्लिम है इस टाइम पे, यानी उनके सेंटीमेंट एंटी मुस्लिम है, और वो उसी साइड पे खड़े हैं जहां पे इजराइल खड़ा है, क्योंकि इजराइल भी मुसलमानों के खिलाफ है, अल्टीमेटली फलस्तीनियों के खिलाफ। तो जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, वो भी तो खिलाफ है मुसलमानों के, इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ है, लेकिन मुसलमानों के ज्यादा खिलाफ है। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक ही साइड पे हमें खड़े हुए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते देखे हमने रिसेंट ईयर्स के अंदर, खास करके, और 2014 के बाद से हमने इसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते देखा, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई या नरेंद्र मोदी, खास करके वो जो मुसलमानों के दुश्मन थे, जिन्हें बुचर ऑफ गुजरात कहा गया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, सब जानते हैं कि 2001 से लेके और 2000 जो है वो 14 तक ये सीएम रहे हैं गुजरात के अंदर, और वहां पे जितने फसादात हुए वो सारे के सारे जो है वो इन्हीं के अंडर हुए हैं। इसी वजह से शायद जो है वो हिंदू आइडियोलॉजी इनको ज्यादा सपोर्ट करती है और बीजेपी के मानने वाले हैं, तो इस वजह से जो है ये दोनों एक साइड पे खड़े हैं, नेतन्याहू साहब और ये मोदी साहब जो है। ऐसे में जो है पाकिस्तान भी यहां पे बीच में आ रहा है। पाकिस्तान कैसे आ रहा है कि आपको पता है, पाकिस्तान के रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे हैं, इंडिया के चाइना के साथ बुने हैं। इसी तरह से अब पाकिस्तान यहां पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने अपने रिलेशंस इसीलिए स्ट्रांग इजराइल के साथ बनाए हुए हैं कि पाकिस्तान तो इजराइल को मानता ही नहीं है। तो इस तरह से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये भी एक यहां पे बीच में हमें देखने को मिलता है कि इनके रिलेशन जो है काफी स्ट्रांग है। लेकिन यहां पे अगर हम इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से देखते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि भाई इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो इजराइल की तरफ अगर हम देखें या फलस्तीन को लेके देखें तो वो ऑपरेट कर रही है दो फ्रेमवर्क्स के ऊपर, प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म। इसका मतलब ये है कि भाई आइडियलिज्म क्या है कि फलस्तीन की रियासत होनी चाहिए, और जब से फलस्तीन का ये इशू चल रहा है इंडिया किसी न किसी तौर पर इनको सपोर्ट कर रहा था कि भाई हाँ फलस्तीन की रियासत होनी चाहिए, ये ख्याल है कि होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि इजराइल एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यह है कि इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस मौजूद हैं कि हम फलस्तीन की रियासत के चक्कर में इजराइल के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। तो उनका मतलब यह है कि प्रैक्टिकली हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन आइडियलिस्टिकली हम अगर बात करें तो हम ये चाहते हैं कि यहां पे टू स्टेट सॉल्यूशन हो और फलस्तीन की भी रियासत हो। ये इंडियन एक्सपर्ट्स का, पॉलिसी मेकर्स का मानना है। अब अगर हम देखते हैं कि ये रीजनल पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह से क्या वाकई में जो रीजनल पॉलिटिक्स है ये इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि अब जब हम इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मेजर यहां पे जो जैसे मैंने कहा पिक्चर का रोल है, और वो पिक्चर क्या है जी, इंडियन कॉरिडोर को लेके पिक्चर जो है वायरल हुई है, तो अल्टीमेटली उसी का रोल यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। अब जो कैजुअलिटी है अगर उसको हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट गजा के अंदर उसको ये कहा जा रहा है कि वो क्या है जी, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो इंडिया से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद वो मिडिल ईस्ट जाएगा, मिडिल ईस्ट से वो जो है वो यूरोप जाएगा। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये बीआरआई के मुकाबले में होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, ठीक है, क्योंकि वो भी इसी तरह से सेंट्रल एशिया से गुजर के यूरोप में जाएगा, तो ये उसके मुकाबले का है। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का जो G20 में कहा गया था कि ये बनाएंगे, तो ये कॉरिडोर क्या कर रहा था, ये लिंक कर रहा था इंडियन ओशन को, ठीक है, वेस्टर्न इंडियन ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ, पोर्ट्स के साथ, रेलवेज इसमें बननी थी, रोड इसमें बननी थी, यानी इसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। साथ में हमने डिस्कस किया था ग्रीन एनर्जी के हवाले से यहां पे जो है वो काम होना था, तो ये काफी जो है बड़ा था, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई शामिल था, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें सऊदी अरब शामिल था, जॉर्डन शामिल था और इजराइल शामिल था। इस टाइम पे इजराइल को निकाल के ये जो तीनों मुमालिक हैं, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन, ये इस टाइम पे फलस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल अलग से वॉर में खड़ा है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब यहां पे दोस्ती हो रही थी अरब कंट्रीज की। अब बहुत से अरब कंट्रीज तो ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया था, इब्राहिम एकॉर्ड जो था 2020 के अंदर जो साइन हुआ था, तो उसमें ऑलरेडी जो है वो यूएई के रिलेशंस बिल्ड हो चुके थे, जॉर्डन के रिलेशंस भी बिल्ड हो चुके थे इस्राइल के साथ, ठीक है, 2020 के अंदर। तो अब उनके जो रिलेशंस बिल्ड होने थे वो सऊदी अरब के साथ होने थे, सिर्फ सऊदी अरब के साथ एक इशू था, लेकिन सऊदी अरब को भी पता था कि भाई इस टाइम पे जो अगर हम देखते हैं लोगों के सेंटीमेंट्स, ये पहले की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं, अब तो बहुत खिलाफ हो गया ना, लोगों के सेंटीमेंट्स शायद इस हक में नहीं थे कि इजराइल को सऊदी अरब तस्लीम करे। और फिर हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आ रहा था कि पाकिस्तान भी सऊदी अरब, सॉरी, जो इजराइल है उसको तस्लीम करेगा। अब सऊदी अरब ये देख रहा था कि शायद पाकिस्तान पहले तस्लीम करे और उसके बदले में पाकिस्तान को कुछ इमदाद वगैरह दी जाए ताकि तस्लीम कर ले और फिर हम उसके बाद करें, और इसी तरह से पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ देख रहा था। तो ये दोनों हमें जहां पे देखने को मिल रही थी, क्योंकि सऊदी अरब मुस्लिम वर्ल्ड को आपको पता है लीड करता है। तो अगर सऊदी अरब यहां पे एक्सेप्ट कर लेता इजराइल को तो अल्टीमेटली चीजें चेंज हो जानी थी, और पूरे का पूरा जो मिडिल ईस्ट की डायमेंशन है जो सालों से इजराइल की दुश्मनी के ऊपर बिल्ड की हुई है वो चेंज हो जानी थी यहां पे।
समझ रहे हैं। और इसी में हमने देखा कि सऊदी अरब और ईरान की रिकॉन्सिलेशन भी हुई कि उनकी दुश्मनियां भी जो है वो हजारों सालों से चली आ रही थी, उनको भी उन्होंने खत्म किया कि सऊदी अरब का प्लान अब जो था, जो वीएन उसका 2030 है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान कर रहा था, लेकिन ईरान को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, तो अब यहां पे यानी इसका मतलब दोस्ती होनी थी, इस कॉरिडोर को अगर बिल्ड होना था। और ये किसके कंपटीशन में था? ये कॉम्पिटिटर था चाइना जो मैसिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 167 कंट्रीज जो है वो किसी न किसी तरह से इसके सिग्नेचरी हैं। तो इसका मतलब ये BRI का जो है वो अपोजिट था। तो शायद यहां पे कहीं ना कहीं चाइना का भी इंटरेस्ट था कि भाई ये जो कॉरिडोर है, इंडियन कॉरिडोर, क्योंकि चाइना और इंडिया तो आपको पता है मुखालिफ है, तो ये कॉरिडोर वो भी चाह रहा था कि किसी तरह से नाकाम हो, ये ना बने। और इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर यूएस इन्वॉल्व हो रहा था। समझ रहे हैं बात को कि जो बाइडेन साहब बहुत खुश थे उसके ऊपर, उस पे स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आई थी अमेरिका की कि भाई हम इस कॉरिडोर को हर सूरत में कामयाब करवाएंगे। तो इसका मतलब चाइना का यूएस क्योंकि इन्वॉल्व हुआ, तो चाइना का इंटरेस्ट अल्टीमेटली यहां पे बना ही बना। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब यहां पे चाइना भी बीच में कहीं ना कहीं आ रहा था, ये रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम देखें। अब अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन हो चुकी थी, लेकिन ईरान और फिलिस्तीन एक साइड पे खड़े थे। आप कह लें ईरान फिलिस्तीन खड़े थे, या ईरान जो सपोर्ट कर रहा था हिजबुल्लाह को, या अभी भी जो सपोर्ट कर रहा है हमास को, तो ईरान ने ही बिल्ड की हुई है हिजबुल्लाह। आप ये कह सकते हैं कि ईरान के ऊपर इल्जाम लगता है कि भाई हिजबुल्लाह के अंदर जो आधे कमांडोज हैं वो तो ईरान की फौज के हैं। इसी तरह से जो हमास है, हमास जिस टाइम पे जो वॉर इस टाइम पे लीड कर रही है, उसको भी ईरान सपोर्ट कर रहा है और फुल टाइम सपोर्ट है ये ईरान की। तो शायद ये ईरान की लड़ाई है किसके साथ? इजराइल के साथ, ये जो वॉर इस टाइम पे लगी हुई है। समझ रहे हैं? क्योंकि ईरान को भी ये सूट किसी सूरत नहीं करता था कि सऊदी अरब जो है या अरब वर्ल्ड जो है वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करे। और इसी तरह से ईरान के जो ताल्लुकात है, अगर आप यहां पे देखते हैं चाइना, ईरान एंड पैलेस्टाइन, अगर हम देख रहे हैं तो ये शायद हमें एक साइड पे देखने को मिल रहे हैं। और पिछले कुछ टाइम में हमने देखा काफी रिलेशंस बिल्ड भी हुए। और पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने चाइना का विजिट भी किया 2 माह पहले, आपने देखा था। इसी तरह से चाइना और ईरान की भी बहुत स्ट्रांग जो है रिलेशंस है यहां पे। और चाइना के इजराइल के साथ कम रिलेशंस हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो अमेरिका ही है अल्टीमेटली, यानी अमेरिका की उसके साथ सपोर्ट है। तो इसलिए इंडिया, इजराइल और यूएस एक साइड पे हमें देखने को मिल रहे थे। गो के बार बार कहा जा रहा था ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। तो इंडिया यहां पे बीच में था। समझ रहे हैं बात को? इंडिया यहां पे चाइना और जो यूएस और इजराइल के रिलेशंस है इसके बीच में कोशिश कर रहा था किस तरह से बैलेंस की जाए और अरब वर्ल्ड को भी साथ लेके चला जाए। तो अब अरब वर्ल्ड जो है अगर उसकी हम बात करते हैं तो यूएस, चाइना एंड इंडिया एक साइड पे, ठीक है। अब क्योंकि इनका एक बीच में मुकाबला लगा हुआ है, साथ में अरब वर्ल्ड है, तो जो मेजर यहां पे प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं इस वॉर के अंदर कि भाई जिसने, अब यूएस की भी कोशिश थी अरब वर्ल्ड को अपने साथ मिलाया जाए, वहीं पे इंडिया की कोशिश थी कि भाई वो भी कोशिश करे कि इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इसी वजह से आपने देखा कि सऊदी अरब ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का जो है वो प्लान भी दिया था कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा आईटी सेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर पाकिस्तान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि यार ये क्या जो है मुसलमान कंट्री हो के वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा, ये बड़ी बुरी बात है। और हमने देखा कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो अरब कंट्रीज थे, खास करके जो यूएई है और सऊदी अरब है, ठीक है, अरब कंट्रीज, उनके ताल्लुकात बहुत स्ट्रांग हो रहे थे इंडिया के साथ। तो अब ऐसे में इंडिया जो है अब वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है कि अगर वो फुल टाइम सपोर्ट करता है इजराइल को तो अरब वर्ल्ड जो है उससे नाराज होता है, ठीक है। और अरब वर्ल्ड को नाराज अगर करता है तो अल्टीमेटली ऑयल और बाकी जितनी परचेजिंग है वो तो उसकी इजराइल से ज्यादा इंडिया के साथ है। गो कि उसके जो टाइज हैं, वेपन्स वगैरह जो परचेज करता है वो इजराइल से करता है, लेकिन जो उसकी दूसरी इकोनॉमिक नीड्स हैं उसके लिए तो इंडिया मिडिल ईस्ट को देख रहा है। तो इसका मतलब इंडिया जो है इस टाइम पे बीच में बहुत ही मुश्किल हालात में आया हुआ है। और ये शायद एक प्रॉक्सी वॉर अब जो है वो हम देख रहे हैं कि इजराइल हमास की एक स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर जो है मिडिल ईस्ट जो है वो इन्वॉल्व है और बड़े प्लेयर्स जो है किसी न किसी जरूरत में अगर हम देखें तो इन्वॉल्व हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए शायद ये हम कह सकते हैं कि रीजनल जो है वो एक पॉलिटिक्स यहां पे इन्वॉल्व है। अब देखिए BRI वर्सेस इंडियन कॉरिडोर की अगर बात करते हैं तो आप देखिए ये करोड़ों रुपए के, जो करोड़ रुपए की तो बात ही खैर ना करें, करोड़ों डॉलर्स के जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। अब यहां पे ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये इंडिया से ये जो कॉरिडोर जा रहा है, ये कौन सा कॉरिडोर है जी? IMEC, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब ये इसने यहां से इंडिया से जाना था यूएई से, उसके बाद इसने सऊदी अरब से गुजरना था, उसके बाद यहां पे इसने जॉर्डन पे जाना था उर्दन के अंदर, और उसके बाद इसने यहां इजराइल जाना था, फिर मेडिटेरेनियन सी से गुजरना था और फिर यहां पे ग्रीस यूनान के अंदर चले जाना था। तो ये कॉरिडोर यहां से था, या इसको न्यू स्पाइस रूट भी कहा जा रहा था कि पुराने जमाने में जब यहां से जो है वो स्पाइस वगैरह जो है वो लेके जाई जाती थी यूरोप के अंदर, तो इसको अब न्यू स्पाइस रूट कहा जा रहा था। अब वहीं पर अगर हम BRI की बात करते हैं तो BRI देखिए यहां चाइना से हम देख रहे हैं जो उसका बेल्ट का इनिशिएटिव था, रोड का इनिशिएटिव जो समंदर से जा रहा था वो
तो एक अलग है, ठीक है। लेकिन इसी तरह से जो उसका यहाँ पे इनिशिएटिव था, तो वो यहाँ सेंट्रल एशियन नेशन से गुजर के इसने इसी तरह से जाना था और फिर टर्की से यहाँ से होके उसने क्या है जी यहाँ पे पहुंचना था यूरोप के अंदर। तो इसका मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे के कंपटीशन में हमें देखने को मिल रहे थे। और बीआरआई के अंदर तो ऑलरेडी जो है वो इतना इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 10 साल उसके गुजर चुके हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे बीआरआई अगर पावरफुल होता तो इसका मतलब चाइना पावरफुल होता, चाइना की हेजेमनी इस पूरे रीजन के अंदर यूरोप तक फैलती, ठीक है। वहीं पे अगर इंडिया पावरफुल हो रहा है या ये कॉरिडोर पावरफुल होता तो अल्टीमेटली यूएस को इसका फायदा होता, क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को यहां पे तैयार कर रहा है चाइना के अगेंस्ट में। तो इसलिए यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये एक इकोनॉमिक वॉर भी अब हमें शायद देखने को मिल सकती है कि ये जो इस टाइम पे यहां पे वॉर लगी हुई है, ठीक है, ये वॉर जो है शायद ये इकोनॉमीज की वॉर हो चुकी है अब इस टाइम पे। किसकी इकोनॉमीज की? यूएस की इकोनॉमी की वर्सेस चाइना की इकोनॉमी की। गो कि अब चाइना का हमें उस तरह से कोई उसका स्ट्रॉन्ग स्टैंड देखने को नहीं मिला कि उसने अपनी मुखालफत शो की हो, लेकिन जाहिर बात है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो वहां से उस तरह से चीजें बाहर नहीं आती उस तरह से जैसे यूएस या बाकी आती हैं। तो इसलिए अब यहां पे ये एक राय मौजूद है। मजीद अगर आगे हम इंडिया के हवाले से बात करते हैं कि इंडिया के लिए अब क्या क्या चैलेंजेस हम देख रहे हैं, तो देखिए इंडिया जो है वो हिस्ट्री अगर हम देखते हैं इंडिया की इजराइल के साथ, तो इंडिया ये कहता है या इंडिया ने जो 7 तारीख के बाद जो है 7 अक्टूबर के बाद जो बयान दिया कि भाई हम फलस्तीन को भी मानते हैं, तो वो कहते हैं भाई महात्मा गांधी का जो कोट फेमस, वो कहते हैं कि भाई पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू पैलेस्टीनियंस एंड फ्रेंच बिलोंग्स टू फ्रेंच पीपल। यानी एक एग्जांपल के तौर पे कि भाई फलस्तीन जो है वो तो फलस्तीनियों से ही बिलोंग करता है, तो उसका मतलब फिर अब की बात करें तो फिर इजराइल इजराइलियों से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो खैर इस कोड के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि भाई हम बैलेंस हैं, ठीक है, हम ना इजराइल की तरफ है ना फलस्तीन की तरफ, लेकिन वो कि ऐसा नहीं है। तो इंडिया ने जो अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे इजराइल के साथ वो 1948 के अंदर किए थे, और यहां पे तेल अवीव के अंदर जो एम्बेसी स्टार्ट की थी वो सोवियत यूनियन के जो टूटने के बाद जो है वो जनवरी 1992 के अंदर यहां पे स्टार्ट की गई थी, और उसके बाद से जो रिलेशंस हैं बहुत तेजी से ग्रो किए हैं इंडिया और इजराइल के। फिर अगर हम 2014 से पहले का स्टैंड देखते हैं इंडिया का, तो वो प्रो पैलेस्टाइनियन था, यानी कि फलस्तीन के हक में था। इजराइल के साथ रिलेशन जरूर थे लेकिन फलस्तीन के हक में था। लेकिन 2014 के बाद से जब से मोदी साहब जो है वो गवर्नमेंट में आए हैं और जो इस्लामोफोबिया और जो दोनों का स्टैंड एक साइड पे रहा, और यहां पे नेतन्याहू साहब इस्लाम जो इजराइल है उसके अंदर आए हैं, तो फिर 2014 के बाद से बिल्कुल जो है वो इजराइल एक साइड पे हुआ, फलस्तीन के रिलेशन, और इजराइल के साथ सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया ने रिलेशंस बिल्ड किए 2014 से अभी 2023 के अंदर। तो इसलिए मोदी साहब का जो ट्वीट है वो हमें वन साइडेड देखने को मिला। तो जो हम ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली फलस्तीन के हक में जो स्टैंड रहा है या एक बैलेंस स्टैंड रहा इंडिया का, इस टाइम पे 2014 के बाद से वो वन साइडेड हो चुका है और वो प्रो इजराइली हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो जो रिलीज वगैरह हो रही हैं जो फलस्तीन के हक में है उनके ऊपर बैन है, उनको पकड़ा जा रहा है, ठीक है, और इसको हर कोई रिपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से जो फलस्तीन इजराइल के हक में है उसको खुलेआम गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है। अब इंडियन सोसाइटी के अगर डिवीजन की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो है वो हिंदू और मुस्लिम के अंदर बड़ी डिवीजन है, आपको पता है। इसी वजह से तो हम कहते हैं 2 नेशन थ्योरी या पाकिस्तान बना। तो अल्टीमेटली जब ये डिवीजन है तो फिर यहां पे मुसलमान जो है वो तो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, लेकिन जो हिंदू है मेजॉरिटी में हिंदू जो है, ठीक है, सारे नहीं, मेजॉरिटी में हिंदू जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी जो पोलराइजेशन है हमास इजराइल वॉर को लेकर वो हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है इस टाइम पे। तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है कोई बैलेंस कैसे करे इस टाइम पे। और ये कहा जा रहा है इंडिया की तरफ से कि भाई जो 2008 का मुंबई अटैक है उसके बाद से इंडिया ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की और इजराइल के साथ ताल्लुकात बिल्ड किए कि भाई मुसलमान तो जो है वो बुरे हैं और जाहिर बात है वो हमले करते हैं, ये वो बिल्कुल वैसे ही जैसे इजराइल के ऊपर हमले उन्होंने किए हैं और बहुत बुरा किया है। इसी तरह से इंडिया के जो ट्रेड की और बाकी इनोवेशन या आईटी सेक्टर की जो रिलेशंस हैं इजराइल के साथ बहुत बड़े हैं 2014 के बाद से। और ये भी इल्जाम लगता है इंडिया के ऊपर कि इंडिया की जो स्पाई टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी इजराइल की, इवन ये तो पाकिस्तान के ऊपर भी लगता है कि भाई पाकिस्तान की जो एजेंसीज है उनका जो लेन देन है वो इजराइल की कंपनीज के साथ मौजूद है। तो खैर अब यहां पे अगर मजीद हम देखते हैं तो इस्लामोफोबिया, बीजेपी और इजराइल अगर हम देखें तो ये भी हमें शायद एक साइड पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इजराइल को भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम किससे है? मुसलमानों से है। जाहिर बात है मुसलमानों से है, उनको तो यही प्रॉब्लम है कि भाई इजराइल जो फलस्तीन जो है मौजूद ही क्यों है, इसी वजह से तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो भी इसी की है, इस्लामोफोबिया की, कि भाई मुसलमान जो हैं उनको वो कह रहे हैं मुल्क से निकल जाओ, सब कुछ हो जाए। तो हिंदू नेशनलिस्ट और ज़ायनिस्ट जो हैं इनमें ये कॉमन फैक्टर है इस्लामोफोबिया का, ठीक है, इस्लामोफोबिया कॉमन फैक्टर है। इस वजह से इन दोनों लीडर्स के जो रिलेशन है नेतन्याहू के और नरेंद्र मोदी के वो बहुत स्ट्रांग हैं,
ठीक है। इसलिए जो हमास का अटैक हुआ तो नरेंद्र मोदी ने काफी ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग अल्फाज में जो है वो कंडेम किया और इजराइल के साथ अपनी जो है वो रिलेशन शो किए। गो के इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, अभी भी हो रहा है। जाहिर बात है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर तो हर टाइम क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन उससे उनसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी के अंदर है, तो जाहिर बात है हिंदुओं की सपोर्ट जो है वो बीजेपी के साथ मौजूद है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इंडिया को बैलेंस रिलेशंस की जरूरत है। तो जो कॉमन काज अगर हम देखते हैं इजराइल के बीच में और इंडिया के बीच में, तो वो हिंदुइज्म या जॉर्डिज्म जो है ये दोनों ही क्योंकि एंटी मुस्लिम है, तो अल्टीमेटली दोनों का जो है वो सेम कॉज है। समझ रहे हैं बात को कि दोनों का दुश्मन सेम है, इसलिए इनकी दोस्ती बहुत पक्की हो चुकी है कि दुश्मन इनका सेम है। दुश्मन यहां पे बीजेपी का भी मुसलमान है और जो यहूदी हैं उनके दुश्मन भी वहां पे मुसलमान हैं, तो इसका मतलब कॉज जो है वो कॉमन है अल्टीमेटली। अब इसमें आप देखिए तो इंडियन जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला रहा है कि जो एक रिसर्च जो है सामने आई है, एक लैब की न्यू दिल्ली के अंदर एक रिसर्च जो है सामने आई, तो उन्होंने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को जब देखा हमास इजराइल वॉर के ऊपर, तो उन्होंने क्या देखा जी कि जो हैशटैग है आई स्टैंड विद इजराइल ये सबसे टॉप पे जा रहा था और इसको जो है वो यूज किया जा रहा था इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो फिलिस्तीन की सपोर्ट थी वो यहां पे नहीं थी, लेकिन जो सपोर्ट जो इजराइल की थी वो बहुत ज्यादा थी। उसमें यहां कहा जा रहा है कि भाई 4316 ट्वीट्स जो है वो किए गए, जिनमें से 2200 ट्वीट्स जो है वो इजराइल हमास वॉर को मेंशन कर रहे थे। तो अगर हम रेशियो देखते हैं सपोर्ट की तो 5:1 है। जी हां 5:1 कि यानी 5 अकाउंट जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और 1 अकाउंट जो है वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया फुल टाइम जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या हिंदू आइडियोलॉजी जो है वो इस टाइम पे इजराइल को सपोर्ट कर रही है, लेकिन वहीं पे जो मुसलमान हैं या जो कांग्रेस के लोग हैं, जो दूसरे जो लिबरल हिंदू आप कह सकते हैं, वो इस टाइम पे फिलिस्तीन को और पूरी दुनिया के अंदर ही जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो सिविल सोसाइटी या जो एजुकेटेड लोग हैं। तो यहां पे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है इंडिया के लिए। तो एट द एंड कंक्लूड करते हैं अब, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया असल में इंडिया के जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली इजराइल के साथ उसके रिलेशंस हैं और वो बहुत बड़ा बायर है, लार्जेस्ट बायर ऑफ इजराइल मेड वेपन्स। ठीक है, तो इनके बीच में ये कॉपरेशन है दोनों मल के बीच में कि सबसे ज्यादा आपको पता है कि रशिया से जो है वो इंडिया के जो बाय करता था, उसके बाद अब जो है वो इजराइल से बाय करता है और उसके साथ साथ अब यूएस से भी बाय कर रहा है, फ्रांस से भी कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस टाइम पे इजराइल जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास करके मोदी और उनकी आइडियोलॉजी सेम है, इसलिए अल्टीमेटली सेम। अब इजराइल के साथ यूएस खड़ा है, तो जब यूएस खड़ा है तो इंडिया ने वैसे ही खड़े होना है। तो अब इसलिए यहां पे इंडिया के लिए मुश्किल हो रहा है। अब ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को लेके अब फ्यूचर क्या हो सकता है इस कॉरिडोर का, ये तो कोई नहीं कह सकता क्योंकि जो रीजनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई है, तो अल्टीमेटली शायद अब ये कॉरिडोर का वो जो मामला था वो अब इतना आसान नहीं रहा क्योंकि अब ये गुजर के तो जाना था मिडिल ईस्ट से। तो जो अरब कंट्रीज हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल और एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि अब ये कॉरिडोर जो है वो जल्दी जल्दी हमें बनता हुआ देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है यहां पे ये इन्वॉल्व है। तो ऐसे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अब पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिकली इस टाइम पे सबसे शानदार मौका है कि पाकिस्तान इन मालिक के साथ, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो इंडिया की तरफ झुकाव था इनका बहुत ज्यादा या अमेरिका की तरफ कुछ हम देख रहे थे, तो अब यहां पे इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपने रिलेशंस को यहां पे दोबारा से इन मालिक के साथ बहाल करे जो पाकिस्तान के उस तरह से नहीं रहे। ठीक है, तो पाकिस्तान यानी इस टाइम पे फायदा उठाए इस चीज का कि इंडिया जो है वो अगर सपोर्ट कर रहा है इजराइल को और यूएस के साथ खड़ा है, तो अल्टीमेटली वो एंटी अरब हुआ हुआ है इस टाइम पे या एंटी अरब बना हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान को फिलिस्तीन को सपोर्ट करके और साथ में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज खुद जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल में है अमेरिका की वजह से कि भाई वो किसको सपोर्ट करें, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है। अब देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या निकलता है। तो ये जो हमास इजराइल वॉर है, अब ये कह सकते हैं कि शायद ये रीजनल पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है और ऐसे में जो है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो किस साइड पे खड़ा हो और कैसे हो। पाकिस्तान यहां से अगर फायदा हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।